बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद और प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच टीवी का मकबूल तरीन प्रोग्राम जो कि आप लोग काफ़ी अर्सा देखते रहे, और अब आज हम नया एपिसोड जो है आपके सामने लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके तिब्बी मसाइल के हवाले से, और जो आप हर वीकेंड पे जो है इसको देख सकेंगे। और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेहत से मुतालिक, चूँकि हम चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, कोई दुख दर्द आपके पास से हो के ना गुज़रे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो सेहतमंद रखे। आज का प्रोग्राम भी बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि पोलियो जो है अभी तक हमारे मुल्क से जो है वो नहीं जा सका, जिसके लिए पूरी गवर्नमेंट जो है वो एफ़र्ट कर रही है, पूरे लोग जो है एफ़र्ट कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबान भी एफ़र्ट कर रहे हैं, और हम सब ने मिल के इसको जो है वो शिकस्त देनी है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे साथ देंगे, वेल रिनाउंड डॉक्टर हैं और बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट सर्जन हैं। डॉक्टर खुर्रम आरिफ साहब हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप काफ़ी बिजी रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, हमारा फ़र्ज़ है कि जब भी तिब्बी मसाइल की बात हो और बात भी नेशनल लेवल की हो और फिर ज़ाहिर इंटरनेशनल लेवल की हो, तो इन मौक़ों पर ज़रूर जाना चाहिए। और मेरा और आपका ताल्लुक़ तो ज़ाहिर 15 साल का है और मुतअद्दिद प्रोग्राम भी हमने इकट्ठे किए। ये है कि जब आप बुलाएं तो हम हाज़िर हैं। माय प्लेयर, बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकालते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि इंट्रो में मैंने बताया है कि बहुत ही अहमियत का हामिल आज का टॉपिक है पोलियो, और अभी तक हमारे मुल्क से जो है वो नहीं जा सका, और इसमें नए केसेस का भी इजाफा हुआ है। अभी तक जब नया साल चला 2025, तो उसमें जो है वो 7 केसेस अभी नए आए हैं। सब बताइएगा पहले हमारे देखने वालों को कि पोलियो होता क्या है और किस वजह से होता है। सर, एक तो बात यह है कि पोलियो जो है ना वो एक ऐसा वायरस है जो गंदे पानी में मौजूद होता है, और ये सीवरेज के पानी जो है जब कभी भी दूसरे पानी के साथ आपस में फ्यूज़ होता है तो उससे वो फैलता है। पूरी दुनिया में एक आदाद शुमार के मुताबिक 1988 में 3.5 लाख लोगों को पोलियो था, और ये 125 मुल्कों में मौजूद था। 1988 के बाद ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया WHO की तरफ से, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और US की जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की तरफ से इसकी फंडिंग हुई, क्योंकि हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहां अगर एक फरीक किसी बीमारी से गुजर रहा होता है तो वो बीमारी दूसरे को भी लग सकती है। तो इसलिए 1988 में 3.5 लाख लोगों की एक बीमारी जो 125 मुल्कों में थी, उसके लिए जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो ये मालूम हुआ कि इसके आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और उनके लिए उस वैक्सीन को जब डेवलप किया गया तो जो वाइल्ड सबसे ख़तरनाक होती है उसकी 1, 2 और 3 टाइप्स को डायग्नोज किया गया। उसमें से जो टाइप 2 है वाइल्ड जो पोलियो है वो काफ़ी ख़तरनाक था। उसका तदारक जो है वो 1999 में हो गया। फिर 2000 में जाके, अब देखें ये तकरीबन 11 साल की मेहनत है जिससे आपने एक को ख़त्म किया। फिर आगे चलें तो जो 2020 में जाके अगले जो ईयर्स थे उसमें जो दूसरी उसकी जो टाइप है उसको भी ख़त्म किया गया। लेकिन जो टाइप 1 है यानी 2 और 3 को कंट्रोल करने के बावजूद टाइप 1 अभी भी 2 मुल्कों में मौजूद है, और पूरी दुनिया से, यूरोपियन यूनियन कर लें, साउथ ईस्ट एशिया कर लें, अरब मुल्क कर लें, कोई भी चाइना, जापान, आपकी येलो रेसिस कर लें, हर जगह पर पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में और कुछ मुल्क हैं जिबूती, चाड, जहाँ पे 2-2, 3-3 केसेस वाला सिलसिला चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अभी भी पोलियो का शिकार है। इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं कि क्या बॉर्डर खुले रहते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या वजूहात हैं? बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जब आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन से लेके आपके जो है अफ्रीकन कंट्री से लेके सेंट्रल एशियन कंट्री से लेके, अगर सारे से आज़ाद हो चुके हैं तो एक तो बात है सर सीरियसनेस की, कि वहाँ पर लोग सीरियस हैं कि अगर एक को होगा तो सारी कम्युनिटी को होगा। बिल्कुल ठीक। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जहाँ पर पोलियो मौजूद है वहाँ पर लोगों की कम इल्मी, लोगों की नॉन सीरियसनेस और लोगों की जो साइंस से ला ताल्लुकी
ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो वहाँ होता है। और आपने जैसे फरमाया कि जब बॉर्डर खुले होते हैं तो अफ़गानिस्तान से पोरस बॉर्डर्स की वजह से हमारे जो जो इलाके बलूचिस्तान और केपी के उनको टच करते हैं वहीं से ज़्यादा केसेस आते थे। और जब वहाँ से मज़ीद लोग जो हैं उन्होंने हिजरत की कराची वगैरह में और सिंध के इलाकों में, तो 22 केसेस, अगर 22 केस आपने अभी फरमाया कि केपी के में, तो 22 आपके जो हैं वो सिंध में भी हैं, जबकि 27 बलूचिस्तान में हैं। तो वहाँ से डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि जब एक केस होता है इसके पीछे 1000 केस होते हैं। 1000 केस होता है। उसको हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल लैंग्वेज में टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। जी, ठीक। जैसे समंदरों में बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें होती हैं तो ऊपर से सिर्फ उसकी टिप नजर आ रही होती है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ओह, तो काफ़ी डेंजरस ये सूरत हाल, बहुत डेंजरस सूरत हाल है सर। अगर हमने इसको अभी भी सीरियसली ना लिया तो हम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बने हुए हैं। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इससे यूरोपियन मुल्कों को फ़ायदा होगा, दूसरों को फ़ायदा होगा, तो इस वजह से हमें वैक्सीन पिलाई जा रही है। मैंने कहा उनको ये फ़ायदा होगा कि वो लोग अब पोलियो अपने मुल्कों से भगा चुके हैं, अब हम उनको पोलियो जाके नहीं लगाएंगे तो ये उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा तो ये वो है ट्रैवल भी बंद कर सकते हैं, ट्रैवल भी बंद कर सकते हैं। और आपको यूरोप जाने के लिए, आपको अमेरिका जाने के लिए, आपको किसी भी उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए या किसी और मुल्क में जाने के लिए सबसे पहले ये साबित करना पड़ता है कि आपने पोलियो की वैक्सीन, पोलियो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी उन्होंने कर दिया है। डॉक्टर साहब ये भी मिथ है कि जी इससे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है आने वाली नस्ल में जो इसकी वैक्सीन है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब 92 से जब से ये पोलियो की कैंपेन शुरू हुई थी, अब उनके बच्चे भी हो गए हैं। ऐसा ही तो है। कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं। एक्चुअली इसमें 2-3 मिथ्स हैं जो मैं यहाँ पे बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बता देना चाहता हूँ। कि पहले तो आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें ना, कि हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में 2021 तक हम पोलियो फ्री कंट्री के सर्टिफिकेशन के नज़दीक पहुँच चुके थे। इतने आ गए थे कि कहते हैं कि अगर 3 साल किसी मुल्क में पोलियो का केस ना आए या वो वाइल्ड स्टेन ना हो, दूसरा कोई हल्का फुल्का स्टेन हो, तो उसको भी नेगेटिव ही माना जाता है। तो उसको हम सर्टिफाइड कर देते हैं कि ये पोलियो फ्री कंट्री है। तो हम 2021 तक पहुंच चुके थे अपने टारगेट पर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2022 में भी केसेस आने लग गए, 2023 में भी केसेस आने लग गए, 24 में हमने 73 केस भुगते और अभी तक हमारे मुल्क में 7 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। 2025 में जो आ चुके हैं, 2025 में 4 महीनों में आपके 7 केसेस आ गए हैं। और उसमें से कराची ईस्ट का है और औरंगज़ेब एजेंसी का है और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों का है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मिथ्स हैं इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पोलियो की इब्तदाई अलामात क्या हैं और इसकी डायग्नोसिस तशख़ीस किस तरह मुमकिन है? एक तो ये है कि पोलियो एक तेज़ी से फैलने वाला वायरस है जिसमें किसी बुखार का या किसी और अलामत का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं है। मरीज़ जो है वो अचानक ही लंगड़ाना शुरू कर देता है और बग़ैर किसी चोट के, बग़ैर किसी और चीज़ के उसकी जो है उसकी चाल में वाज़ेह फ़र्क आने लग जाता है। अगर छोटा बच्चा है तो वो अपनी टांगों की हरकत बंद कर देता है। ये डिज़ीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और ये नर्व्स को चूँकि इन्वॉल्व करती है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता पहले पैर उसके बेजान होते हैं, फिर उसके घुटने बेजान होते हैं और उसके बाद उसकी टांगें बेजान हो जाती हैं और ये पैरालिसिस कहलाता है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त है। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी डॉक्टर सज्जाद के साथ और हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम आरिफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आज का टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है, पोलियो से मुतालिक जो है आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हमारी बात चल रही थी ब्रेक से पहले कि साइन एंड सिम्टम आप उसके बता रहे थे हमें। एग्जैक्टली तो उसमें ये होता है कि जो बच्चे के पैर हैं वो पहले पैरालाइज होना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ जो घुटनों तक आती है और बच्चा घुटने हिलाना भी बंद कर देता है और करते करते ये ऊपर तक आ जाती है और ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, वहाँ तक ही रुक जाती है जहाँ तक हो, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होती। यानी आप ये समझ लें कि अगर इसका डॉक्टर साहब कोई इलाज नहीं है दुनिया में? कोई रिवर्सिबल का मतलब ये है कि क्या ये जो टांगों की हरकत है क्या ये किसी टाइम वापस भी आएगी, ये कभी ज़िंदगी भर वापस नहीं आएगी। एक दफ़ा हो गया मसला तो ये फिर तमाम उम्र का जो है वो प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली तो डॉक्टर साहब जो इसमें मिथ है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मिथ बड़ी मज़ेदार हैं इसलिए कि जब कोई भी दुनिया में कैंपेन चला करती है तो उसकी कैंपेन को नाकामी कराने वाले भी अवामिल मौजूद होते हैं। ये तो आपको पता है, ये तो हज़रत आदम से लेके अभी तक हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा पड़ा है। पॉजिटिव ये है कि आपके बच्चों को
पोलियो के कतरे पिलाने के लिए लोग अपनी जानों का नजराना भी दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। पहाड़ों में, दरियाओं में, रेगिस्तानों में, और बहुत बर्फों में। अहमियत के हामिल डॉक्टर साहब लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं ज्यादातर टीचर्स इसमें, होते हैं, और पढ़े लोग जो लिखे है लोग वो होते हैं। इनको शहीद कर देते हैं। सर, माशरे के कीमती तरीन लोग होते जी, हैं बिल्कुल। जो बर्फों में, सख्त गर्मी में और सहराओं में और आपके घरों तक पहुंच के आपके मासूम बच्चों की जिंदगियां जी। और उनकी आने वाले वक्त में उनकी मॉर्बिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, उनकी मजदूरी को रोकने के लिए आपके बच्चों को कतरे पिलाते हैं। मैं तो यहाँ भी डॉक्टर साहब ये भी कहता हूँ कि अपने दिल के दरवाजे भी खोलें, अपने घर के दरवाजे भी खोलें, दोनों खोलें। इनको खाना खिलाएं, इनको पानी पिलाएं। आपकी दहलीज के ऊपर जो है ये 2 कतरे जो है वो दिए जा रहे हैं, और आपका बच्चा जो है वो माजूरी से बचेगा। जैसे अभी आपने फरमाया कि तमाम उम्र की माजूरी है, तो एक बच्चा अगर माजूर होता है ख़ानदान में, समझें तमाम ख़ानदान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होता है। अब इसी तरह से आपने मिथ्स का मामला उठाया। सबसे पहले जब ये हमने पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किए और ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो उसकी जो नेगेटिव इसके ख़िलाफ़ होनी शुरू हुई वो ये हुई कि इसके अंदर खुदा न खास्ता किसी यूरोपीय मुल्क का जो है वो कोई इंटरेस्ट वाबस्ता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा होगा कि किसी हराम जानवर का जो फुजला है वो इसके अंदर शामिल किया गया हो। वो भी साबित हो गया कि वो भी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे लोगों को मुतनफ़र किया जाए। ना किसी हराम जानवर का कोई ताल्लुक है, ना किसी यूरोपीय यूनियन की कोई अपनी उसके साथ किसी किस्म की कोई वो है, ये तो हमारे बच्चों के लिए ही है। तो फिर आखिरी जो हरबा इस्तेमाल किया गया वो ये किया गया कि लोगों को कहा गया कि आपकी ये पिलाने से जो बच्चों के अंदर जो एक तौलीदी सेहत है उस पर असरात होंगे और बच्चे जो हैं आगे नहीं पैदा कर सकेंगे। तो आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन जो है वो तो माशाल्लाह बहुत तेजी से बढ़ रही है, और एक बच्चा जो पोलियो का शिकार नहीं है, एक नॉर्मल सेहतमंद बच्चा है, वो माशरे का एक बेहतर फर्द है। वो और बच्चे भी पैदा करता है और तौलीदी सेहत भी अच्छी रखता है। एक औरत जो अपनी टांगों से महरूम नहीं होती और अपने घर के काम करती है, स्कूल जाती है, पढ़ाती है, या कोई और घरों में काम कर लेती है, वो बेहतर है या एक माजूर माशरे का फर्द? बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। क्या ये 5 साल के छोटे बच्चों में वायरस आ सकता है, या किस उम्र तक ये अटैक कर सकता है? सर, इसका जो मैक्सिमम जो एक जो ख़तरे का जो टाइम है वो 5 साल ही है, क्योंकि 5 साल के बाद बच्चे की अपनी जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और तब तक अगर उसको जब कतरे बार बार पिलाए जाते हैं तो उसकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होके ये जो आपका लाइव वायरस होता है, एटीन्यूएटेड होता है, वो उसके अंदर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसकी कोई ओवरडोज नहीं होती, कि वो कई हफ्तों तक इसकी आंतों के अंदर से जब फुजले की सूरत में निकलता भी है तो वो उसके जो सिवरेज सिस्टम होता है उसमें भी वायरस की, आप ये समझ लें कि एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप कर देता है, बजाय इसके कि वो वायरस को डेवलप करे, उसकी इम्यूनिटी रहती है। तो ये हर लिहाज से कामयाब तो कौन सा माहौल जो है वायरस को ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पे ये परवान चढ़े? गर्म मरतूब आबो हवा, गर्म मरतूब आबो हवा जिसके अंदर जो है एक दरमियाना सा टेम्परेचर होता है, कई दफ़ा हॉटनेस भी होती है और पसीना होता है और इस तरह होता है, वहाँ पे ये ज़्यादा डेवलप करता है, सर्द इलाकों में ये कम डेवलप करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये देखें कि हमारी जो सीवरेज की लाइंस हैं और पानी की लाइंस हैं वो काफ़ी अरसे से बिछी हुई हैं, ठीक है, और लोहे की पहले आपको पता है कि पानी की लाइन जो है वो बिछती थी, तो अब वहाँ पे उनमें भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो फिर जो सीवरेज की लाइन है वो उसके साथ मिल जाती है, तो ये भी एक ज़राए बन जाता है पोलियो वायरस। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की पड़ी हुई भी हैं, पुरानी भी हैं। लोहे को जंग लगता है एक वक्त के बाद, और वो लोहे की पाइप्स थी, और उनके साथ ही पहले जो सिस्टम हुआ करता था ज़मीन दोज, वो ये था कि सीवरेज के साथ जो है वो पानी की लाइन जो है मूव किया करती थी, और अभी भी हैं। ज़ाहिर वो पूरा शहर तो खेड़ा नहीं जा सकता, तो होता ये कि उनका जब तक कि अल्टरनेटिव ना किया जाए तो उसमें जब छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स होती है, और ये मिक्सिंग जो है ये सिर्फ पोलियो ही नहीं,
टाइफाइड हो गया, और बीमारियां होगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, कॉलरा हो गया। गर्मियों में तो ये बहुत सारी गर्मियों में बीमारियां तो जो आपको यही बीमारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। और ये ओरोफिकल और हेपेटाइटिस ए हो गया, जी। जो पीला यूरकान जिसको कहा जाता है, वो तो 99.9 लोगों को हो के खुद ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो ये बहुत सारे लोग अच्छा, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, तो उसमें ये होता है कि जो आपका हेपेटाइटिस है, बेसिकली वो अपना 5 से 7 दिन का जो पीरियड है वो करके तो अगले 5 दिन में मुकम्मल तौर पे चूंकि क्लियर हो जाता है। हकीम साहब और जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि आप अगर कोई दवाई नहीं भी इस्तेमाल करेंगे और आप सब्जियां, फल और उनके जूसेस यूज़ करेंगे, जो आपने अक्सर देखा होगा कि गन्ने का रस बड़ा बिखरा होता है, एक टाइम पे ब्लैक हो जाता है कि भाई वो नहीं मिल रहा, तो वो पी के लोग अपना वो टाइम पीरियड गुजारते हैं। और एक ही बाल्टी में गिलास धो के पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। तो उससे फिर क्या होता है कि उससे जो है ना वो जॉन्डिस फैलता है, तेजी से फैलता है। और उसके अलावा आपका टाइफाइड फैलता है जी। उसके अलावा आपका कॉलरा फैलता है। आपकी जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं वो कितनी बीमारियों को जन्म लेती हैं, और सिर्फ इन्हीं बीमारियों को जन्म नहीं देती बल्कि स्किन डिजीजेस को भी एक से हाइजीनिक कंडीशन खराब होने की वजह से दूसरे को लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और बच्चे का सुस्त होना, और उसी तरह ही उसी हालत में बच्चे को जो है हम स्कूल भेज देते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई सिम्टम आ रहे होते हैं, वो खांसी करता है, वो ड्रॉपलेट जब आते हैं, तो क्या ये आगे स्प्रेड करता है? फिर बिल्कुल स्प्रेड करता है। और आपको पता है कि जब हमारा कोविड का दौर भी था तो हम लोगों ने हाइजीनिक कंडीशंस अपनी बहुत बेहतर कर ली थी। हमें हैंड वॉशिंग सिखाई गई, मास्क बताए गए, जबकि उससे पहले किसी को इन चीज़ों का इतना आइडिया भी नहीं था। फिर आपने सैनिटाइज़र यूज़ करने शुरू कर दिए, हर गाड़ी में, हर घर में सैनिटाइज़र मौजूद हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हीं चीज़ों को महंगे भी कर दिए थे। हाँ, और महंगे कर दिए थे, 5-5 गुना प्राइसेस कर दी थी, लेकिन लोगों ने फिर भी इस्तेमाल किए सर। और मैं आपको बताऊं कि डिटोल की और इन चीज़ों की प्राइसेस जहाँ पर अब आज तक वापस नहीं आई। तो ये है कि हमें अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को बेहतर करना चाहिए। ये जो आपने जिक्र किया कि जब फ्लू की अलामात होती हैं, जब बच्चा खांस रहा होता है, तो क्या वो फिर एक दूसरे को लगता है, और प्रॉक्सिमिटी में बैठे होते हैं ना क्लासरूम में बच्चे, और एक सीखने सिखाने का अमल जारी होता है, तो उसके दौरान एक दूसरे को क्रॉस इन्फेक्शंस करने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये समझते हैं, आप चूँकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और सर्जन भी हैं, बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखे हैं जो कि आपने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सर्जरी की है जिन बच्चों की, तो डॉक्टर साहब क्या आप ये समझते हैं कि आप जैसे जो लोग हैं और इतने कीमती लोग जो हैं वो साल में 1 से 2 मरतबा स्कूल कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स दें और अवेयरनेस दें? बहुत अच्छी बात आपने की कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट कर लें, और पोलियो का इलाज क्योर नहीं है, पोलियो का इलाज प्रिवेंशन है। और वो प्रिवेंशन ये है कि आप लोगों को बचाएं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें जो है ना अवेयरनेस देनी चाहिए, स्कूल को अरेंज करना चाहिए, स्कूल के विजिट्स होने चाहिए, और उसके अलावा जो है आपके ये तो लोकल सतह पे है, फिर रेडियो पे होना चाहिए, फिर प्रिंट मस्जिदों में डॉक्टर साहब जैसे कैंपेन शुरू हो रही है, मस्जिद के इमाम साहब को चाहिए कि जो उनके मोहल्ले में डॉक्टर साहब रहते हैं, जाहिर है सब नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि खुतबे से पहले 5 से 10 मिनट पहले जो है अवेयरनेस लाजमी दें। इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी, और मेरा ख्याल है ये सदका जारिया भी है। और ये जो आपने बात की, तो इससे ये है कि जो सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, उन तक पैगाम भी पहुंच जाता है। सिर्फ उन तक नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे भी अपने साथ आए होते हैं। मैं अपने छोटे से 5 साल के बेटे अब्दुर्रहमान को साथ एक छोटा सा मसला लेके वहाँ बैठाता हूँ, तो वो भी सुनता है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि पोलियो के कतरे कितने इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा भी हुआ है कि यहाँ हमने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए, और उसके 2 हफ्ते के एक रेगुलर अपनी जो EPI प्रोग्राम के तहत 2 हफ्ते या 5 दिन के अंदर पोलियो डे अनाउंस हो गया, कैंपेन अनाउंस हो गई, और फिर वो पोलियो वाले आए और हमने शुक्रिया करके उनसे दोबारा पोलियो के कतरे पिलाए। इसका मतलब ये है कि 5 दिन पहले पिलाए हैं, 2 हफ्ते पहले पिलाए हैं, महीना पहले पिलाए हैं, और आपने EPI प्रोग्राम के तहत पिलाए हैं, तो अगर दोबारा भी पोलियो वाले आएँ तो इसकी कोई ओवरडोजेज नहीं है, आपको दोबारा पिलाने हैं। जब आएंगे जब ही पिलाते रहें। एग्जैक्टली कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और किसकी इस चीज़ की कोई ओवरडोजेज नहीं, बल्कि आप जितने पोलियो के कतरे पिलाते जाएंगे उतनी आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और 5 साल तक की तो सारी गेम है कि जिसके अंदर आप अपने बच्चे को बचाएंगे, आगे जाके वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। डॉक्टर साहब, वापस की बात है, जब भी कैंपेन होती है मैं खुद भी पी लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब हम जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं या मदीना शरीफ में लैंड करते हैं,
तो वो किसी बंदे को आगे नहीं जाने देते जब तक कि पोलियो के कतरे आपको ना पिला दिए जाएं। तो जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो अगली फ़्लाइट से वापस आ जाएंगे। बिल्कुल सही तो है। आप क्या कहते हैं कि हम भी पी सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ विटामिन ए के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं जो कि अंधेपन को बचाते हैं। तो ये भी कैंपेन में साथ साथ चल रहे होते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कि ये भी बच्चों को पिलाएं। सर, विटामिन ए के ड्रॉप्स तो इतने ज़रूरी हैं कि अब आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को एनकें लगी हुई होती हैं, छोटे छोटे बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और वो घर में आके बताते हैं कि हमें लिखे हुए जो वर्ड्स हैं ब्लैक बोर्ड पे वो नज़र नहीं आ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि विटामिन ए इसके साथ आपको वैसे ही मिल जाता है। और दूसरा पोलियो जो है, ब्रेक का टाइम है तो फिर आपसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी डॉक्टर सज्जाद के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम आरिफ हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ सर्जरी पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद हैं। पोलियो के टॉपिक पे बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, और मज़ीद जो है उनसे आगाही हम लेने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को घर बैठे हुए बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाए, और ये 2 कतरे जो है वो आपके बच्चे की जो है वो ज़िंदगी लाइफ को जो है वो सेव कर सकते हैं। बहुत अहमियत के हामिल हैं। जो लोग आपकी दहलीज़ पे आएँ इनकी कदर कीजिए और इनको पास बिठाएं, चाय पिलाएं, खाना खिलाएं। ये बड़े कीमती लोग होते हैं। आप लोगों ने अंदर से नहीं कहना कि बच्चे नहीं हैं घर में, क्योंकि इतनी अवेयरनेस जो है वो आपको दी जाती है ताकि आप लोग जो है इस 2 कतरों का इस्तेमाल जो है अपने बच्चों को ज़रूर कराएं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कि लोग जब जद्दा एयरपोर्ट मदीना शरीफ उतरते हैं वहाँ भी ड्रॉप्स पीते हैं, तो यहाँ पे भी अगर पी लें तो कोई ऐसी बात नहीं? सर, एक चीज़ बिल्कुल, एक चीज़ है मजबूरी जी। मजबूरी में आप कोई चीज़ करते हैं वो कुछ और है जी। और कुछ आप सोच समझ के करते हैं तो कुछ और है। जी। कहने का मकसद ये है कि कहते हैं हरचे दाना कुनद कुनद नादां, जी। लेक बादस खराबी है बिस्यार। एक नादान आदमी भी वही काम करता है जो दाना आदमी करता है, अक्लमंद आदमी करता है, लेकिन बहुत सारी खराबियां करने के बाद अब अगर आपने इतनी खराबियां कर देनी हैं कि जिनका रिवर्सल ही मुमकिन नहीं है, तो फिर तो ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं। जी बिल्कुल। इंसान खुद भूखा प्यासा बैठा होता है, लेकिन अपनी औलाद की खातिर जो है वो कमाता है, सब कुछ करता है। अच्छा, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने औलाद की बीमारी और अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि लोग जो हैं वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और कहते हैं बच्चे नहीं हैं, और अंदर 2-2 3-3 बच्चे अंदर रो रहे होते हैं या बैठे होते हैं। गुर्बत इस मसले का या किसी और चीज़ का हल या इस चीज़ के तौज़ीहात में शामिल नहीं है। आपको 2 कतरे मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, आपके घर की दहलीज पे मिल रहे हैं। न मिलें, आप जाके हवाई अड्डों पे, एयरपोर्ट, ये रेलवे स्टेशंस पे और मुख्तलिफ जगह पे छोटी छोटी डिस्पेंसरियों पे जाके पिला दें। अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस है कि हमारे बच्चे ने आगे ठीक रहना है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बच्चों को तो पिलाना ही पिलाना है, आपको खुद भी 2 कतरे पी लेने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब एक बीमारी फैलती है तो वो बड़ा छोटा नहीं देखती। मैं मानता हूँ कि ये बीमारी इसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो उनका है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, और वो आपके बच्चे हैं, और उनका आगे उनकी ज़िंदगी है, उनको आगे एक अच्छा माशरे का शहरी होना है, और इस माशरे का एक कंधे के साथ कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है। अगर पोलियो होगा तो वो माशरे पे बोझ बन जाएंगे, और एक बच्चा जो है वो 4 बच्चों का उसके ऊपर पैसा भी लग रहा होगा, उसके तमाम जो हैं वो टेंशन्स भी होंगी, और उसके अलावा वो बच्चा साइकोलॉजिकली खुद भी डिप्राइव्ड होगा, और उसके माँ बाप भी जो हैं वो हर वक्त नफ्सियाती। डॉक्टर साहब, घर में अगर एक बच्चे को पोलियो है और 4-5 और भी बच्चे हैं, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं कि खुदा खास्ता उनको ना? बहुत बड़ी बात है कि वो सब इकट्ठे खाते पीते हैं, एक दूसरे का जूठा भी। अभी हमने यही कहा कि ये ओरोफिकल रूट से फैलता है, मुंह से और पखाने वाले रास्ते से। हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी होती नहीं हैं। ये तमाम उन मुतअद्दी अमराज में आता है जो इकट्ठे रहने से, इकट्ठे एक दूसरे को लग, जिसमें ये भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, टाइफाइड भी है, आप गिनते जाएं और कहें कि वाकई स्केबीज़ भी है, जल्दी बीमारियां हैं।
ये सारी जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो ज़ाहिर इकट्ठे खाते पीते हैं, तो एक से दूसरे को तेजी से फैलेगा, और जब एक घर के 4 बच्चों को 3 बच्चों को हो गया तो वो फैमिली तो तबाह बर्बाद हो गई। बिल्कुल सही। तो सर इसके लिए करना क्या चाहिए? बच्चों को अलहदा रखना चाहिए, इसको आइसोलेट करना चाहिए? इसको आइसोलेट क्योंकि वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा बच्चा कि मुझे ऐसा कर। अब मुश्किल यही है कि उसको, यही तो मैंने कहा कि वो भी नफसियाती मरीज बनेगा और उसके पेरेंट्स भी बनेंगे, और बाकी बच्चों को ये होगा कि हमारा ये एक भाई जो है ये माजूर है और हमें इससे दूर रखा जा रहा है या उसको हमसे दूर रखा जा रहा है, तो वहां तक नौबत ही ना आने दें। बात वही आ जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करें इस सारे मामले को, और जबकि आपको हुकूमत पाकिस्तान ये सहूलत दे रही है। दूसरी बात है कि ये इनिशिएटिव है, आज के अखबार में भी है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने भी ज़ीरो पोलियो पॉलिसी का ऐलान किया हुआ है, और उसको आज के अखबार में है कि उन्होंने ज़ीरो पोलियो का जो है ना वो एक स्लोगन वो दे दिया हुआ है। डॉक्टर साहब ऐसा भी हुआ कि 3-4 साल पहले पेशावर में तो इसके ऊपर FIR कटना शुरू हो गई और लोगों की सैलरीज बंद कर दी। तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ ज्यादती ना हो, और बच्चों को ड्रॉप्स 2 कतरे ज़रूर मिले। बिल्कुल सही है। इसमें तो ये भी हमने देखने में आया हर सूबे को ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हमारा हर सूबा एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत है, एक दूसरे मोहब्बत वाले लोग हैं, और एक दूसरे के भाई हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाले हैं। तो हर सूबे को ये चाहिए कि वो अपने तौर पे इनिशिएटिव ले, और फिर सारे मिल के एक EPI प्रोग्राम के अलावा पोलियो इरेडिकेशन जो स्लोगन है उसका हिस्सा बन जाए कि हमने ज़ीरो पोलियो। क्योंकि देखें 2 मुल्क ही रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जी बिल्कुल। हमने दुनिया का सेहरा बनना है या दुनिया के लिए खतरा बनना है? हमें दुनिया के सेहरा बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर से हर ऐसी बीमारी जो किसी और को लग सकती है वो ख़त्म हो, और हम एक सर्टिफिकेट हासिल करें कि हम पोलियो फ्री कंट्री हैं। डॉक्टर साहब एज ए एक्सपर्ट अगर आप हमें बताएं तो किस तरह हम इसको रेडिकेट कर सकते हैं? सबसे आसान तरीन काम है, देखें 2 किस्म की पोलियो वैक्सीन होती हैं, हम शुरू से ये डिस्कस करते आ रहे हैं। एक IPV है और एक OPV है। देखें IPV है जब आप इंट्रामस्कुलर सेल्किन वैक्सीन लगाते हैं। अच्छा, उसकी वो बड़ी उसका जो है ना, एक तो वो डेड वैक्सीन होती है, दूसरी बात है कि उसका जो होराइजन है और उसका जो गोल है वो बड़ा कम है। तो एक तो आप इंट्रामस्कुलर लगवाते हैं, उसके साथ सिरिंज भी होती है, उसके साथ एक जो ट्रेंड पर्सोनल होता है, उसकी बजाय एक ऐसी वैक्सीन जो OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो आपके वाइल्ड और ख़तरनाक तरीन चीज़ को कंट्रोल करती है। और उसमें से आपको मैंने पहले बता दिया कि टाइप 2 और टाइप 3 ख़त्म हो गई, सिर्फ 1 रह गई है, उसको भी नहीं हम हरा पाते तो बहुत बुरी बात है। और वो कितना आसान है कि उसके लिए कोई आपको ट्रेंड वर्कर नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं चाहिए। आम बंदा जाके अच्छा चले, आम बंदा क्या, उसकी माँ 2 कतरे पिला सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर एक इतना आसान हल है, अच्छा कोई आपको लॉन्ग टर्म और कोई जो हाई फाई किस्म की इसके अंदर कोल्ड चेन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये मैं पूछने वाला था कि कनाडा से फॉर एग्जांपल हमारी वैक्सीन चली है, वो वक्फे से ट्रैवल करता हुआ जहाज़ आता गया और पाकिस्तान पहुंच गया। यहाँ पे जो पोलियो वर्कर्स उसे रिसीव करने गए, उन्होंने क्या टेम्परेचर मेंटेन रखा, उससे भी हमारी वैक्सीन में फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है सर। उसमें एक्चुअली वैक्सीन के ऊपर ना एक सफ़ेद रंग का डब्बा बना हुआ होता है। उस डब्बे का अगर कलर चेंज हो जाता है, पर्पल कलर जैसे हो जाता है, तो उसके साथ लिखा होता है कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो फिर पानी बन चुकी होती है। खतरनाक तो नहीं होती, पानी बन चुकी होती है, उसमें कुछ वो नहीं होता। तो हमें ये सिखाया जाता है पोलियो वर्कर्स का होने का। अब देखें, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर खुरम कह रहे हैं कि इसको तो माँ भी पिला सकती है, आप भी पिला, हर बंदा पिला सकता है। तो बिल्कुल पिलाना तो आसान है, पर उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। उसमें यह है कि जो आपकी मीजल्स की वैक्सीन है, जो आपकी चिकन पॉक्स की है, जो टाइफाइड की है, उनका जो कोल्ड चेन है वो बहुत ही मुश्किल मराहल में से गुजरता है। इसका कोई मुश्किल मरहला नहीं है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, उसके नज़दीक रेफ्रिजरेटर वाला। क्या लोगों को चेक करना चाहिए? करना चाहिए। और उसमें वर्कर जो होता है, जो पोलियो वर्कर होता है, उसकी यही ट्रेनिंग की जाती है कि वो पहले उसको देखता है, आपको भी दिखा देता है, और फिर उसके बाद वो जब उसके ऊपर वो बॉक्स के अंदर होता है कि ये वैक्सीन जो है काबिले अमल है, तो तब वो उसको वो पिलाता है। और हमारे नाज़रीन को एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब ज़रा बताइए क्या चेक करना है? उसके ऊपर एक बॉक्स बना होता है सफ़ेद रंग का, वो अगर अपना कलर चेंज कर लेता है, यानी वो वाइट से उसमें पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो वैक्सीन अभी इस काम की नहीं रही कि वो काम करेगी। तो जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, साथ उसके साथ इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर को पढ़ें कि ये वैक्सीन काबिले इस्तेमाल है या नहीं है। कलर स्कीम दी गई है तो वो उसके मुताबिक होगी, और उस वैक्सीन को जो है वो इस्तेमाल किया
किया जा सकता है और एक एम्प्यूल से आप 2 दर्जन बच्चों से लेकर 2 दर्जन बच्चे 2 तो कतरे पिलाने होते हैं वो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये आसान तरीन है, कोल्ड चेन वाइज बेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट है कि कोई भी इसको पिला सकता है और इसकी जो है ना एफिकेसी यानी इसके जो काबिल अमल होना है वो 99.999% तक है। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि कोल्ड चेन मेंटेन ना होने की वजह से भी कुछ केसेस रह जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि ग्लोबल जो पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम है ना उसकी बुनियादी चंद जो है वो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव उसके जो पॉइंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं कि उसके अंदर हम ये करते हैं कि पहले उस चीज़ को देख के फिर पोलियो वाले जो है ना वर्कर के हवाले करते हैं और उसके पास एक आइसोथर्म होता है जिसमें जो है वो कोल्ड जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बर्फ़ की सिलें मौजूद होती हैं ख़ास किस्म की जो उसके टेम्परेचर को पूरे दिन तक नॉर्मल रखती हैं और उसके बाद वो आके जमा करवा देता है। हमारे मुल्क में लाइट भी आती जाती रहती है, कोई मसला नहीं है, तो उसमें ये है कि उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने की कि लाइट आती जाती रहती है और उसने तो बेचारे ने जाके जून के महीने में सखर में पिलाना है, जैकबाबाद में पिलाना है, सिब्बी में पिलाना है जो आपके मुल्क के जो है वो गर्म तरीन इलाके हैं। मैं डॉक्टर साहब बात कर रहा हूँ जहाँ स्टॉक किया हुआ है हमें, तो वहाँ पे उसका बेहतर इंतजाम सर वहाँ टेम्परेचर बेस्ट होता है, उसको वहाँ से मैनेज करके चेक करके स्टैम्प्ड करके आगे प्रोवाइड किया जाता है। ये बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है और जब तक कि वो एंड यूज़र तक नहीं पहुँच जाता उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। डॉक्टर साहब, एक बड़े हॉस्पिटल आप यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में हैं, तो यहाँ पे भी पिलाए जाते हैं? बिल्कुल पिलाए जाते हैं। आम दिनों में भी सर्विस होती है? आप ये समझ लें कि आम दिनों में आपको 7 डेज अ वीक 365 डेज अ ईयर आपको वैक्सीन मिलती है। ये बड़ी आपको किसी प्रॉब्लम की जरूरत, अच्छा इवन अगर आपको अंदर OPD आप नहीं भी जाते तो आपको गेट्स के पास लोग बैठे हुए उनको बाकायदा हमने वो शेल्टर और जगह दी हुई होती है जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं। फिर इसके अलावा आप किसी बस के अड्डे पे जाएं प्राइवेट, आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, हाँ कहीं पे भी आप जाएं, आपको वहाँ पर पोलियो का जो वैक्सीन का मेंबर और उसके साथ उसका बैग और वो मिलेगा और आप खुद बेशक तसल्ली कर लें, उसको देख लें कि मेरी वैक्सीन बिल्कुल ठीक है और उनको खुद कहें कि जी मेरे बच्चे को पिलाएं, मेरे पास 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, इनकी उम्रें जो है 5 साल के लगभग हैं या कम है, मेरे बच्चों को पिलाएं। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि हर रोज़ वहाँ से आप पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट चाहिए कि जब ये कैंपेन होती है तो तभी हमें पोलियो के ड्रॉप्स मिलेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जिन 2 मुल्कों में अब ये कॉमन है जिसमें से हम एक पूरी दुनिया का सबसे मैं कहता हूँ कि एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, एक इस्लामिक मुल्क हैं, एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं, हमें हमारी तो ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा होगी और तमाम मुसलमान मुल्कों में से हमारा तुर्रा इम्तियाज़ सबसे ऊंचा है बहुत सारी वजूहात की बिना पर। तो हम अगर उसको मेंटेन कर लें तो हमारी ना सिर्फ इस्लामी दुनिया में इज़्ज़त होगी बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हमें सलूट किया जाएगा कि जहाँ आखिर ये चीज़ रह गई थी वहाँ भी उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानियों ने इसको शिकस्त दे दी है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इसके पेशेंट को रिहैब कैसे किया जाए? रिहैबिलिटेशन एक बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला है कि जो डिज़ीज़ रिवर्स नहीं हो सकती और उसके अंदर उसकी दोनों टांगें ज़्यादातर जो हैं वो मफलूज हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा कैसे किया जाए। तो उसमें सबसे पहले तो हम ये है कि मरीज़ को साइकोलॉजिकली जो है वो साइकोथेरेपी करते हैं, फिर उसके बाद उसको बैसाखियों का क्रजिस का सहारा दिया जाता है जिससे उसकी क्रंचीज की जगह अगर वो ले लिए जाएँ तो क्योंकि यहाँ से फिर उनको एक्जेला में भी प्रॉब्लम हो सकता है, में उनको बहुत तकलीफ तो होती है। आजकल तो वो नई चीज़ें आ गई, तो वो आप वो हाथ में डाल उनको प्रोस्थेसिस कहा जाता है। मैं उसी स्टेप की तरफ आ रहा हूँ कि जब वो ज़मीन से की ग्रेविटी को थोड़ा सा शिकस्त देने के काबिल होते हैं या उसे उठने की कोशिश करते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप में उनको एक ख़ास किस्म का जंगला नुमा प्रोस्थेसिस पहनाए जाते हैं जिनसे उनकी टांगों को स्ट्रेटनेस मिल जाती है, फिर वो अपनी मूवमेंट करते हैं। ठीक, तो उसको रिहैबिलिटेशन कहा जाता है और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी की जाती है। ठीक है। और कोई आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह भी बन जाते हैं? इसमें काफ़ी बड़ा अदारा है हमारे पास। एग्जैक्टली हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन हमारा फेडरल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इदारा है, फौजी फाउंडेशन बहुत बड़ा इदारा है। इसके अलावा मुख्तलिफ सहारा और ये और वो तरह तरह के प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, हर तरह के इदारे हैं जो इसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और ज़्यादातर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं।
लेकिन बात यही आ जाती है कि वो इंसान कभी भी 100% एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। तो उसको अगर आप 60 से 70% भी क्रचेस की मदद से या अपने प्रोस्थेसिस की मदद से और फिजियोथेरेपी की मदद से भी 60 से 70% भी कारामद बना सकें, माशरे का शहरी बना सकें, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, आखिर में मैं चाहूँगा कोई मैसेज हमारे देखने और सुनने वालों के लिए। मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि फ़ैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। आपको फिर किसी दिन ज़हमत देंगे और बच्चों के हवाले से, मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और एक सदका जारिया में हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा बहुत डला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, सेहत ज़िंदगी प्रोग्राम में डॉक्टर खुर्रम आरिफ साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, और आज का टॉपिक जो है पोलियो के हवाले से हमने आपके सामने पेश किया है। यकीनन आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और बच्चों को 2 कतरे जो है जब भी कैंपेन हो वो आपने पिलाने। अगर कैंपेन में रह जाते हैं तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हर हॉस्पिटल में जो है पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो आपको मिलते रहते हैं, और वहाँ से आप जाके 2 कतरे अपने बच्चों को जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो 2 कतरे लाजमी पिलाएं। इसके साथ साथ विटामिन ए का भी जिक्र डॉक्टर साहब ने किया कि वो भी ड्रॉप जो है वो भी पिलाएं, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया और बच्चों को आजकल, छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो गर्दनी मोरों की सोजिश आ गई और आँखें जो हैं वो वीक होती जा रही हैं और ऐनक लगी हुई है। तो कोशिश करें कि बच्चों को जो है वो आप ज़रूर 2 कतरे जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं और इसके साथ साथ विटामिन ए पिलाएं। फ़ैसला आज आपने करना है अगर बच्चे ने कल चलना है। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने